हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद आंसू पर। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है एकदम शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको थंबनेल में पहले से ही दिखाई दे रहा होगा कि आज की क्लास किस बिंदु पर रहने वाली है। तो आज की क्लास जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस से संबंधित रहने वाली है। इस क्लास में हम या इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस से संबंधित वे सभी महत्वपूर्ण तथ्य जिनकी सहायता से आप किसी भी वाक्य का ट्रांसलेशन कर सकते हैं, चाहे हिंदी से इंग्लिश, चाहे इंग्लिश से हिंदी में। तो उन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को आज हम इस वीडियो के जो है अंतर्गत आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको जो है अनुवाद करना है। मतलब ट्रांसलेट का मतलब होता है अनुवाद करना। तो अगर आप लोग अभी तक इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद आंसू को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और इस वीडियो के अंत में आप कमेंट कीजिए कि ये क्लास हमको कैसी लगी या कहाँ हमको आपकी इस क्लास के माध्यम से हमें इस चीज़ में कन्फ्यूजन है। आप उस चीज़ को ज़रूर पूछिए, आपकी हर समस्या का समाधान यहाँ पर किया जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने हम महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ। तो इससे पहले हम जो है पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पर विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं और प्रेजेंट के चारों टेंस को हम पूर्ण रूप से आप सभी लोगों के मध्य पढ़ा चुके हैं। तो अगर अभी तक आप लोग उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आज ही जाकर इस चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए कि ये क्लास हमको कैसी लगी या इस क्लास से हमें क्या बेनिफिट है। तो चलिए अब चलते हैं टॉपिक की ओर। तो टॉपिक है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले बात आती है कि इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो इसकी पहचान हिंदी में जो है कैसे करेंगे, देखिए इस काल के वाक्यों के अंत में क्या होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी। आज शब्द अगर आ जाए तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अब देखिए इसमें कुछ और टॉपिक है, बिंदु हैं, उनको भी थोड़ा ध्यान दे लीजिए। देखिए लिखा, इस टेंस के वाक्यों में पास्ट टेंस में किसी भी कार्य का निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है। मतलब क्या होता है, इस टेंस के वाक्यों में जो है भूतकाल में किसी कार्य का निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना होता है। मतलब इसमें जो है जब कोई वाक्य कार्य होता है तो भूतकाल में निश्चित समय से पहले समाप्त हो जाता है। अगर ये पाया जा रहा है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। चलिए अगर अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो भी उदाहरण के माध्यम से आप ज़रूर समझ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला बिंदु है कि दो कार्य पास्ट टेंस में समाप्त होते हैं, एक पहले और दूसरा बाद में। मतलब जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य में क्या होता है, दो कार्य एक साथ होते हैं, एक जो है पहले हो जाता है, दूसरा बाद में। दो कार्य साथ में समाप्त होते हैं लेकिन एक पहले होता है और दूसरा बाद में होता है। अभी आपको अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो भी जब आपको हम एग्जाम्पल बताएंगे तो उसके माध्यम से आप इस चीज़ को जो है आसानी से समझ जाएंगे, नहीं अपने डाउट को आप आसानी से दूर कर पाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके कुछ और रूल की तरफ, जिस रूल के माध्यम से हम कैसे इसका जो है अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। तो इसमें रूल नंबर 1 है कि एक वचन यानी सिंगुलर नंबर कर्ता मतलब सब्जेक्ट और बहुवचन कर्ता यानी प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। कहने की मतलब अगर आप इसे भूल जाओ एक वचन बहुवचन, अब आप क्या सोचो कि ही, सी, इट या किसी का नाम, आई, बी, यू, दे, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं ये सारे सब्जेक्ट के साथ हम सिर्फ और सिर्फ हैड का प्रयोग करेंगे। बाकी हमें ये सब नहीं मतलब एक वचन बहुवचन, सभी वचनों के कर्ताओं के साथ हम हैड का ही प्रयोग करेंगे। ये बात हुई। इसके बाद रूल नंबर 2 बता रहा है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो बिल्कुल सही है, इसमें एक वचन हो चाहे बहुवचन हो दोनों के साथ तो हैड का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एक रूल इसमें और है, थोड़ा इस रूल को भी समझिए। रूल है कि जिन वाक्यों में दो कार्य पास्ट टेंस में पाए जाएं उनमें से जो पहले समाप्त हो चुका हो उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। मतलब इस प्रकार के वाक्य में टेंस में जो है वाक्य जो रहेगा उसमें दो कार्य होंगे, एक कार्य ऐसा होगा जो पहले समाप्त हो चुका होगा। तो जो कार्य आप उस वाक्य में देखेंगे कि जो कार्य पहले समाप्त हो जाएगा उस वाक्य को
आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है, यानी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर बनाना है। ये लिखा भी है कि सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या है, और जो कार्य बाद में हुआ हो उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट का मतलब सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है इस रूल नंबर 3 के माध्यम से, कि जिन वाक्यों में दो कार्य पास्ट टेंस में पाए जाएं उनमें से जो काम पहले समाप्त हो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो कार्य बाद में समाप्त हो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। ये हुई ना बात। चलिए, मैं मानता हूँ आपके समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, आप मत सोचो कि मेरे समझ में नहीं आया। अभी जब वाक्य को देखेंगे ना तो सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। अब आप यहीं पर इस चीज़ को रोक लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं वाक्य की तरफ। अब आप पहले इसके वाक्य को देखिए, और वाक्य को देखने के बाद फिर आइए अपने रूल की तरफ। आप इसे कापी में पहले लिखिए, उसके बाद वाक्य बनाइए, वाक्य बनाने के बाद फिर आप रूल को पढ़िए, फिर समझेंगे कि हाँ। देखिए, एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है कि एग्जाम्पल के माध्यम से हम अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल ना बताना हो तो हम रूल बता दें, और रूल बताने के बाद मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर यही एग्जाम्पल को इंक्लूड कर दिया जाए, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो वे सारी चीज़ें आपके दिमाग में लाइन बाय लाइन खुद ब खुद ऐसे जो है बैठती जाएंगी। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल का सहारा नहीं लिए तो वे चीज़ें, कुछ चीज़ें मैं मानता हूँ समझ में आएगी, लेकिन 60% चीज़ें जो है वो आपकी समझ में नहीं आएंगी। चलिए, अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। देखिए, इसमें दो कार्य हो रहा है, वाक्य इसमें पास्ट टेंस में है और इसमें दो कार्य हो रहा है। एक तो हो रहा है वर्षा होना और एक हम घर पहुंचना। तो पहले क्या हुआ, पहले वर्षा हुई कि पहले हम घर पहुंचे? पहले क्या हुआ, हम घर पहुंचे। तो पहले हम घर पहुंचे तो इसको बनाएंगे हम घर पहुंच चुके थे, मतलब बी हैड रीच्ड होम। हम घर पहुंच चुके थे, तो हम की बी के साथ एक क्वेश्चन हो चाहे बहुवचन, सबके साथ हैड का प्रयोग करते हो। तो बी हैड, रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड, घर का मतलब होम, तो बी हैड रीच्ड होम, हम घर पहुंच चुके थे। पहले मतलब बिफोर, किसके पहले, वर्षा होने के पहले। तो इट रेन्ड, यानी वर्षा होने के पहले हम जो है घर पहुंच चुके थे। अब चलिए दूसरा वाक्य है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। तो इसमें देखो दो कार्य हो रहा है ना, एक तो मैं स्टेशन पहुंचने वाला हूं, दूसरा गाड़ी छूट गई। मतलब मेरे स्टेशन पहुंचना मतलब मैं स्टेशन भी पहुंचा और गाड़ी भी छूट गई, दो कार्य हुआ ना। तो पहले कौन सा कार्य हुआ, पहले स्टेशन पहुंचा कि पहले गाड़ी छूटी? बताइए, पहले क्या हुआ, गाड़ी छूटी। तो बनाएंगे गाड़ी छूट चुकी थी, तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड, गाड़ी छूट चुकी थी। पहले मतलब बिफोर, किसके पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो आई रीच द स्टेशन, यानी द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी छूट चुकी थी। इसके बाद तीसरा वाक्य है, उसके बोलने से पहले मैं समझ चुका था। उसके बोलने से पहले मैं समझ चुका था। आई हैड अंडरस्टूड बिफोर ही स्पोक, उन्होंने बोला बाद में, पहले ही मैं समझ गया, मतलब उसके इशारे से मैं समझ गया। तो मैं समझ गया, आई हैड अंडरस्टूड बिफोर मतलब पहले, ही स्पीक मतलब उसके बोलने के पहले, सॉरी स्पोक होगा, स्पीक नहीं स्पोक, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, उसके बोले नहीं, ही स्पोक। अगला एग्जाम्पल है, ट्रेन आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। यानी पहले ट्रेन आई कि पहले स्टेशन पहुंचा? पहले मैं स्टेशन पहुंचा, उसके बाद ट्रेन आई। तो आई हैड रीच्ड स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच चुका था। बिफोर मीन्स पहले, द ट्रेन केम, ट्रेन आने से पहले। तो मुझे उम्मीद है ये चारों एग्जाम्पल आपके समझ में अच्छे से आए होंगे, और इन चार एग्जाम्पल के माध्यम से आप पुराने चारों रूल्स समझ गए होंगे। अगर आप नहीं भी समझते हैं तो एक बार वीडियो को रोक कर एग्जाम्पल को लेके उसके बाद फिर आप वीडियो को देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैं आपको इस तरीके से पढ़ा हूँ कि जैसे खुद आपका डाउट क्रिएट हो। मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूँ और खुद आपका डाउट क्रिएट कर रहा हूँ कि कैसे आपके डाउट को पहले ले रहा हूँ कि आपके अंदर क्या डाउट हो सकते हैं, फिर मैं उस डाउट को दूर कर रहा हूँ।
ऐसा मानो कि मैं खुद एक ऑफलाइन के माध्यम से, आप हमारे सामने बैठे हैं, मैं ऐसा मान कर आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ये दिक्कत ना हो। क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि ऑनलाइन में समझ में नहीं आता, तो उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ही मैं आपको ऐसे पढ़ाता हूँ जैसे प्रतीत हो रहा है कि आप हमारे सामने बैठे। मैं स्क्रीन पर नहीं, मैं आपको इस वाइट बोर्ड के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप हमें देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ और आप हमसे बार बार डाउट पुट कर रहे हैं और मैं आपके डाउट का सोल्यूशन कर रहा हूँ। चलिए अब चलते हैं रूल नंबर 4 की ओर। रूल नंबर 4 है, जिन वाक्यों में पश्चात या बाद शब्द आ जाए तो बाद में होने वाला कार्य प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होगा तथा पहले होने वाला कार्य सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ऐसी स्थिति में प्रिंसिपल क्लॉज में कर्ता के साथ क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग होगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ हायर तथा क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग होगा। अब आप कहेंगे सर ये क्या बड़बड़ा दिए, मेरी समझ में ही नहीं आया। तो बिल्कुल आपकी समझ में नहीं आया, क्योंकि इसमें लैंग्वेज लिखी है और लैंग्वेज से आप लोग दूर भागते हैं, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी कभी एक स्टूडेंट रहा हूँ और अभी भी एक स्टूडेंट हूँ जो मैं भी कुछ लैंग्वेजों से दूर भागता हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि मैं तथ्य वाली, फैक्ट वाली चीज़ें पढ़ूँ ताकि हमें रटना ना पड़े, और ये रूल है भाई, ऐसे तो रटना पड़ेगा। तो इसलिए आप एक समझ में नहीं आया अगर आपके ये, तो आप छोड़ दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपको एग्जाम्पल बताएंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से आप जान जाइएगा। ये तो मैं इसलिए लिखा हूँ ताकि देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे देना अच्छी चीज़ें नहीं है, आपको पहले सब्जेक्टिव चीज़ें बताना ज़रूरी है कि ये इस तरीके से होता है। क्योंकि अगर सब्जेक्टिव हम नहीं बताएंगे, सिर्फ एग्जाम्पल बता दिए, तो हो सकता है आपके दिमाग में कुछ डाउट भी क्रिएट हो जाए और वो डाउट दूर ही ना हो। तो इसलिए पहले मैं सब्जेक्टिव चीज़ें बताता हूँ, उसके बाद आपको जो है आपके डाउट क्लियर करता हूँ और एग्जाम्पल देता हूँ। तो इसमें क्या है कि जिन वाक्यों में पश्चात या बाद शब्द आ जाए तो बाद में होने वाला कार्य प्रिंसिपल क्लॉज होता है और पहले होने वाला कार्य सबऑर्डिनेट। तो ऐसी स्थिति में जो बाद में होने वाला कार्य होता है उसके साथ क्रिया की दूसरी अवस्था लगाते हैं, और जो पहले होने वाला कार्य होता है उसके साथ यानी उसको आप पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो पहले कार्य हो जाएगा उसको आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अभी इसके पहले क्या पढ़े थे कि पहले होने वाला कार्य जो है वो किस तरीके से बनाएंगे, यानी पहले होने वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट और बाद में होने वाले कार्य को जो है पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। कब बनाएंगे? जब वाक्य में पहले शब्द हो। लेकिन अगर वाक्य में बाद शब्द आ जाए तो आपको सबसे पहले जो पहले होने वाला कार्य है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और जो बाद में होने वाला कार्य है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। ऐसा समझो बस। चलिए अब एग्जाम्पल देखिए, अभी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है, तुम्हारे आने के बाद मैं यहाँ से गया। तो पहले कौन आया? तुम आए ना, उसके बाद मैं गया। तो बाद में कौन सा कार्य हो रहा है? मैं गया। तो पहले हम जो बाद में होने वाला कार्य है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो मैं यहाँ से गया यानी आई वेंट फ्रॉम देयर, मैं यहाँ से गया। बाद की इंग्लिश होती है आफ्टर। मैं यहाँ से गया बाद में, कब? तुम्हारे आने के, यानी यू हैड कम, तुम्हारे आने के बाद। तो जो कार्य बाद में हो उसे पास्ट इंडेफिनिट, और जो कार्य पहले हो उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। चलिए अगला वाक्य, तुम्हारे पूछने के बाद उसने मुझे जवाब दिया। तो उसने मुझे जवाब दिया यानी ही आंसर्ड मी आफ्टर आई हैड आस्क्ड। यहाँ हैड होना चाहिए, जल्दी से हैड लिख गया है, आप लोग सही कर लेना। यहाँ जो है हैड होना चाहिए, ठीक। तो हैज मत कीजिएगा, बल्कि आप हैड कर लीजिएगा। अब देखिए यही वाक्य अगर आपको मिल जाता अभी कि मेरे पूछने से पहले उसने मुझे जवाब दिया, तो क्या होता? उसने मुझे जवाब दिया ना, तो पहले इसका बनाते, उसके बाद यानी उसने मुझे जवाब दिया, ही हैड रिप्लाइड या ही हैड आंसर्ड मी बिफोर आई आस्क क्वेश्चन, या हाँ यही होता, ठीक। आई आस्क क्वेश्चन या आई आस्क्ड, बस हो जाता, ठीक। तो ऐसे बनाना। अब तीसरा वाक्य, घंटी बजने के बाद मैं स्कूल पहुंचा। घंटी बजने के बाद मैं स्कूल पहुंचा। तो आई केम स्कूल आफ्टर द बेल हैड रंग। बेल हैड रंग, घंटी बजने के बाद मैं विद्यालय पहुंचा। अगला एग्जाम्पल है, गाड़ी खुलने के बाद हम स्टेशन पहुंचे। तो बी रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्ट, यानी गाड़ी खुलने के पहले, खुलने का मतलब चलना हुआ। कहते हैं गाड़ी खुल गई मतलब गाड़ी चल दी स्टेशन से, तो खुलने के लिए स्टार्ट का प्रयोग करेंगे। तो बी रीच द स्टेशन, हम स्टेशन पहुंचे। आफ्टर बाद द ट्रेन हैड स्टार्ट, ट्रेन खुलने के बाद या ट्रेन चलने के बाद। चलते हैं अगले रूल की तरफ। यानी अगला वाक्य है निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्यों में हैड के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं।
नकारात्मक का मतलब वो वाक्य जिनमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है तो उन्हें हम नकारात्मक या नेगेटिव बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, हेड के बाद नॉट लगा देंगे। मैंने यह घर पहले से नहीं देखा था, तो आई हैड नॉट सीन दिस हाउस बिफोर, यानी मैंने यह घर पहले से नहीं देखा था। अगला वाक्य, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था या मरीज मरा नहीं था, यानी द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था। तो कौन नहीं मरा था, मरीज। तो द पेशेंट हैड नॉट डाइड, पेशेंट यानी मरीज नहीं मरा था, बिफोर मीन्स पहले, किसके आने से, डॉक्टर के आने से, तो डॉक्टर केम। अगला वाक्य, पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था, तो चोर नहीं भाग चुका था। द थीप हैड नॉट रन अवे बिफोर द पुलिस केम, यानी द थीप हैड नॉट रन अवे बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था। तो उम्मीद है समझ में अच्छे से आया होगा। चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल की तरफ, और इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप अपने सभी डाउट क्लियर करेंगे। तो आइए आज आपको हम एग्जाम्पल की दुनिया में थोड़ा सैर कराएंगे। तो एक एग्जाम्पल है, चांद निकलने के बाद आसमान में सितारे नहीं चमके थे। देखिए, पढ़ाना एक अलग चीज़ है लेकिन समझाना एक अलग चीज़ है। मैं चाहता तो रूल बताया था, रूल के बाद 2 एग्जाम्पल दिया था, बात खत्म, आगे पढ़ाता। लेकिन मैं बार बार कई एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो 6-6, 7-7 एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक से नहीं तो अगले समझो, अगला नहीं तो अगले समझो, लेकिन समझो जरूर, ठीक। तो चलिए, एग्जाम्पल है कि चांद निकलने के बाद आसमान में सितारे नहीं चमके थे। तो द स्टार्स डिड नॉट शाइन इन द स्काई आफ्टर द मून हैड रिजन, यानी चांद निकलने के बाद आसमान में सितारे नहीं चमके थे। द स्टार डिड नॉट शाइन इन द स्काई आफ्टर द मून हैड रिजन। इसके बाद अगला वाक्य है, हवा चलने के बाद बादल नहीं आए थे। तो द क्लाउड्स डिड नॉट केम, बादल नहीं आए थे। आफ्टर मतलब बाद में, द विंड हैड ब्लो, विंड हैड ब्लो यानी हवा चलने के बाद में। अगला वाक्य, वर्षा प्रारंभ होने से पहले लड़कियां अपने घर नहीं गई थीं। तो द गर्ल्स हैड नॉट गॉन टू देयर होम बिफोर इट रेन्ड। अब देखिए, यही अगर पहले वाला वाक्य होता कि चांद निकलने के बाद आसमान में सितारे नहीं चमके थे, तो वहाँ पर हैड के साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर बाद वाला वाक्य आ जाए, मतलब कहने का, देखिए आप थोड़ा गौर कीजिए, अगर वाक्य में पहले शब्द है तो वहाँ पर हैड के बाद नॉट लगाएंगे, यानी जो कार्य पहले होगा उसके साथ नॉट लगाया जाएगा। लेकिन अगर वाक्य में आफ्टर का प्रयोग हो रहा है, यानी बाद में आ रहा है, तो उसमें जो है, जो पास्ट इंडेफिनिट का होगा उसी में आप नॉट का प्रयोग करेंगे। पास्ट परफेक्ट वाले को आप सिंपल अफर्मेटिव में बनाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ध्यान क्या रखना है कि अगर किसी वाक्य में पहले शब्द आया है, नहीं वहाँ पर आपको आफ्टर लगाना है, बिफोर लगाना है। तो बिफोर जब आप लगाएंगे तो वहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, तो हैड के बाद आपको नॉट लगाना है, यानी पास्ट परफेक्ट में ही नेगेटिव बनाना है। लेकिन अगर वाक्य में बाद शब्द आ जाए, यानी आपको आफ्टर लगाना हो, तो वहाँ पर जो है आपको पास्ट परफेक्ट टेंस को सिंपल बनाना है अफर्मेटिव में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी जो बाद में कार्य हो रहा है उसे आपको नेगेटिव में बनाना है। ये चीज़ आप एक बिंदु बनाकर लिख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए, अगला एग्जाम्पल है, वर्षा आरंभ होने से पहले लड़कियां जो है अपने घर नहीं गई थी, यानी वर्षा प्रारंभ होने से पहले लड़कियां अपने घर नहीं गई थी। तो द गर्ल्स हैड नॉट गॉन टू देयर होम बिफोर इट रेन्ड। वर्षा प्रारंभ होने से पहले लड़कियां अपने घर नहीं गई थी, तो लड़कियां अपने घर नहीं गई, पहले इसका बनाएंगे। तो द गर्ल्स हैड नॉट गॉन टू देयर होम बिफोर इट रेन्ड। अब देखिए, समझिएगा, यहाँ पर पहले शब्द आया है, तो जब पहले आया है तो यहाँ पर हमको क्या करना है, पास्ट परफेक्ट वाले को नेगेटिव बनाना है। तो द गर्ल्स हैड नॉट गॉन टू देयर होम, और पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल बनाना है। लेकिन दूसरा वाक्य देखिए, इसमें जो है बाद शब्द आया है, तो यहाँ पर ये देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस को सिंपल बनाना है और पास्ट इंडेफिनिट को जो है नेगेटिव में बनाना है। यानी पहले होने वाले कार्य को आप नेगेटिव में बनाएंगे और बाद में होने वाले कार्य को अफर्मेटिव। वैसे ही अगर बाद शब्द आया है तो बाद में होने वाले कार्य को आप नेगेटिव में बनाएंगे और पहले होने वाले कार्य को आप अफर्मेटिव में बनाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला रूल है, जब वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो तो हेड को वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद पुराना नियम लगाते हैं। तो पुरानी चीज़ें आपको बता चुके हैं हर टेंस में कि जब वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो तो उस
टेंस की हेल्पिंग वर्ब को वाक्य में सबसे पहले लिख देंगे, ना कि क्या की अंग्रेजी हार्ड लिखेंगे। अक्सर लोग गलती करते हैं, क्या की अंग्रेजी हार्ड लिख देते हैं और ऐसा करना गलत है। अगर किसी भी वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो तो सबसे पहले चीज़ हमको पहचानना है कि वाक्य किस टेंस का है और इस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होना है। आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उस हेल्पिंग वर्ब को वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बार बार ना बताना पड़े। तो चलिए इसमें एग्जाम्पल है, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था। तो पहले क्या बनाएंगे, इसमें सीधी सी बात, हम कुछ नहीं, जैसे पहले हैड को लिखेंगे, उसके बाद घंटा बज चुका था तो हैड द बेल रंग, यानी घंटा बज चुका था। बिफोर मीन्स पहले, आई रीच्ड स्कूल, मेरे स्कूल पहुंचने के पहले। इसका अगला वाक्य, क्या बस छूटने से पहले हम बस स्टैंड नहीं पहुंच चुके गए थे। तो हैड बी नॉट रीच द बस स्टैंड बिफोर द बस स्टार्टेड, यानी बस छूटने से पहले हम बस स्टैंड नहीं पहुंच चुके थे। तो हैड बी नॉट रीच द बस स्टैंड बिफोर द बस स्टार्टेड। ये हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। अभी इसमें इंट्रोगेटिव में एक और रूल है, वो रूल नंबर 2 कह रहा है, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं और उसके पश्चात पुराना नियम लगाते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उस वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, बात आती है प्रश्नवाचक शब्द होता क्या है। तो प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो अगर ये आ जाते हैं तो हमें सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखना है, उसके बाद बाकी आप पुराना नियम लगाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ जाएंगे। सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे। तो यहाँ पर कितने आया ना, तो सबसे पहले कितने के लिखेंगे, हाउ। अब बच्चे को गिन सकते हैं तो मैनी लिखेंगे, अगर ना गिन पाते तो मच लगाते। ठीक, ये याद रखना, अगर नहीं गिन पाते हैं तो मच और गिन पाते हैं तो मैनी लगाते हैं। तो हम बच्चे को गिन सकते हैं, तो हाउ मैनी चिल्ड्रन, कितने बच्चे थे, हैड स्लेप्ट, जो सो चुके थे, यानी कितने बच्चे सो चुके थे, किसके पर, बिफोर द सनसेट, सूर्य छिपने के पहले, सेट में छिपना। तो सूर्य छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे। तो हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट बिफोर द सनसेट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य, मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों लिख चुके थे। तो सबसे पहले बनाएंगे तुम पत्र क्यों लिख चुके थे। तो आई हैड यू रिटन अ लेटर बिफोर आई स्लेप्ट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले आपको बनाना कि तुम पत्र क्यों लिख चुके थे। तो यू हैड, वाई हैड यू रिटन अ लेटर बिफोर आई स्लेप्ट, मेरे सोने से पहले। अगला एग्जाम्पल है, डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था। तो पहले बनाएंगे कि रोगी ने क्या खाया था। तो हार्ट डिड द पेशेंट ईट आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। अब देखिए यहाँ पर क्या जो है बीच में आया है, तो इसलिए क्या की अंग्रेजी हार्ड लिखेंगे, लेकिन अगर क्या पहले आता तो वहाँ पर क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, बल्कि हेड से ही हमको काम चलाना पड़ता, क्योंकि ये रूल है। तो डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था। तो पहले बनाएंगे रोगी ने क्या खाया था। तो हार्ट डिड द पेशेंट ईट। उसके बाद बात की अंग्रेजी आफ्टर लिखेंगे, उसके बाद डॉक्टर साहब के जाने को बनाएंगे, तो द डॉक्टर हैड गॉन। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। चल, तो यहीं पर इस क्लास को हम समाप्त कर रहे हैं और काफ़ी हद तक मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया है। बाकी अगर कोई भी आपके डाउट रह जाते हैं तो जो है इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा और आपकी उस कमेंट का पूर्ण रूप से सोल्यूशन हमारे यहाँ किया जाएगा। देखिए ये जो है सबसे बड़ा टेंस यही है, 12 टेंस जो आप पढ़ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा टेंस यही है। तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आप लोगों के समझ में अच्छे से आई होंगी। और अगर आप लोग अभी तक इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आंसू पर नए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी सगे संबंधी भाइयों, मित्रों, बहनों, जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं सबके साथ वीडियो को शेयर कीजिए और अधिकतम से अधिकतम संख्या में लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये चैनल सदैव आपके हित के लिए कार्य कर रहा है और ये चैनल आपका है, आपके खुद का चैनल ये है। अगर आप कोई भी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं तो सारी चीज़ें हम आपकी कंप्लीट कराएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आपका दिन शुभ हो। मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से जो है धन्यवाद।